Hello everyone, welcome back to Commerce Learning Classes. Today we will start the concept of cost. Cost होती क्या है? Cost means लागत या हम कह सकते हैं खर्चा, कि कोई भी गुड्स बनाने में जो टोटल खर्चा आता है, जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं, that are considered as cost of that product. जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चे होते हैं उन्हें हम कॉस्ट कहते हैं. सो कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस होते हैं टोटल, दैट इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट. सेकंड इज इट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड मिनिमम प्रॉफिट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं जिसमें हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको यूज करने के लिए प्रोडक्शन में जो कॉस्ट हम आउटसाइडर को पे करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जैसे फैक्ट्री है वो रेंट पर है, मतलब उसका रेंट जाता है हर महीने का, तो जो वो रेंट है बिल्डिंग का वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी. वेजेस एंड सैलरीज हैं स्टाफ की, जो हम स्टाफ को पे करते हैं क्योंकि ये पेमेंट है आउटसाइडर को, तो ये क्या होंगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो अगर हम अकाउंटिंग के पर्पज से देखें तो जिन कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, और जिनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब जो आउटसाइडर को पेमेंट नहीं होती है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑफ परचेजिंग और हायरिंग ऑफ इनपुट्स. जो भी हम इनपुट्स परचेज करते हैं या हायर करते हैं तो उसमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इट इज कैश पेमेंट which the firm makes to the outsider for their goods and services. ये वो कैश पेमेंट्स हैं जो फर्म आउटसाइडर को पे करती है. जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, जो हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अगर वो रेंट पर है तो उसका रेंट जो है बिल्डिंग का वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. वेजेस एंड सैलरीज, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसे भी हम आउटसाइडर को पे कर रहे हैं. तो ये सब क्या है? हमारे जो एक्सपेंसेस हम बाहर जो आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं, फर्म से बाहर किसी को पे कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल हमने फैक्ट्री का एग्जांपल लिया कि वो रेंट पर है, लेकिन अब जो ऑनर है उसने अपनी लैंड ले ली और उस पर फैक्ट्री उसने सेटअप कर दी, तो अब उसको किसी को रेंट नहीं देना, तो वो जो लैंड की कॉस्ट है, जो लैंड का जो एस्टिमेटेड रेंट है, वो क्या हुआ? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई. मतलब ये वो इनपुट्स हैं जो ओनर फर्म को सप्लाई करता है. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर ऑफ द फर्म हिमसेल्फ. की जो ओनर खुद इनपुट सप्लाई करता है फर्म को, उनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. दिस कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो ओनर खुद से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहा है फर्म को, ये उनकी कॉस्ट है. ठीक है. जैसे कि अगर हम ये कहें कि ओनर है, वो काम कर रहा है बिजनेस में, जो बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जब वो काम करते हैं बिजनेस में, जो फैक्ट्री में, तो उसके लिए हम उनको वेजेस एंड सैलरीज पे करते हैं. लेकिन अगर ओनर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए कोई सैलरीज और उसको वेजेस नहीं दिए जाएंगे, तो उसका जो एस्टिमेटेड जो उसका लेबर फोर्स यूज हो रहा है वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया. तो रेंट ऑफ ओनर्स बिल्डिंग, ओनर की जो बिल्डिंग है, अगर फैक्ट्री उस पर है तो उसका जो एस्टिमेटेड रेंट होगा वो क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी है, तो क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा. ओके. सो कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये दोनों हमें समझ आ गई कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. एंड मिनिमम प्रॉफिट. मिनिमम प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जो टोटल करके अमाउंट आता है, दैट इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. सो इफ
you are asked what is the concept of cost or define cost in economics. So in economics, cost refers to the total expenses incurred in the production of a commodity and it is the sum of explicit cost, implicit cost and minimum profit. So next concept जो है आपका cost में, that is opportunity cost. Opportunity cost क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं. आपने एक फोन चूज किया कि मुझे ये फोन परचेस करना है. आपने डिफरेंट जगह से उसके प्राइसेस चेक किए. आपने फ्लिपकार्ट पर चेक किया, उस फोन का प्राइस था 28,000. आपने अमेज़न पे चेक किया, इट वाज ऑफ 25,000. और आपने अपने घर के पास ही एक शॉप से पता किया, लोकल शॉप से, तो वहां ये मिल रहा था आपको 24,500 का. तो अब आप कहां से वो फोन खरीदेंगे? आप फोन खरीदेंगे शॉप से. एक तो आपको पास से मिल रहा है, इमीडिएटली मिल जाएगा पेमेंट करते ही, और आपको सबसे कम प्राइस पर मिल रहा है. तो आपने चूज किया कि मैं फोन लोकल शॉप से लूंगा. लेकिन अगर लोकल शॉप का ऑप्शन नहीं होता तो आप कहां से लेते? तो आप लेते अमेज़न से. तो मतलब इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव था वो था अमेज़न से लेना. तो ये जो कॉस्ट है, जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव थी जो आपने छोड़ दिया, तो दैट इज 25,000. तो ये क्या हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपके पास, नेक्स्ट जो आपने चूज किया, इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अब हम कॉस्ट के कुछ कंसेप्ट और हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. किसी भी गुड्स की कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी, मतलब उसके आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, दैट इज कंसीडर्ड इन कॉस्ट ऑफ फंक्शन. तो कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q. तो यहां C हमारा क्या है? C इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और Q इज क्वांटिटी और आउटपुट. ओके, नेक्स्ट है कि जो हमारी कॉस्ट है, ये हमारी दो रन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं. एक कॉस्ट इन शॉर्ट रन और कॉस्ट इन लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन में मतलब छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड इन शॉर्ट रन. और लॉन्ग रन होता है जब हमारा जो पीरियड ऑफ टाइम है इट इज वेरी लॉन्ग, 5 years 10 years, तो उसे लॉन्ग रन कहते हैं. तो शॉर्ट रन में जो हमारी कॉस्ट होती है, दे आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट होती है कि जो हमारे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है. मतलब फिक्स कॉस्ट एक अमाउंट जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगा, चाहे हमारा आउटपुट, मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, चाहे हम वो 1 यूनिट का करें या 100 यूनिट का करें, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है. वेरिएबल कॉस्ट जो एज पर आउटपुट चेंज होती रहती है. जैसे अगर आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसकी जो कॉस्ट है वो अलग हुई, 2 की तो अलग हो गई. अब जैसे हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो अगर एक यूनिट का प्राइस 100 है, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो उसकी क्वांटिटी अगर आप एक लेते हैं और वो 100 रुपीज की है, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हमने 2 ली तो मे भी हो सकता है ये हमें 180 की हो, 3 ली 160 में मिल गई हमें 3 यूनिट्स। तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट जो हर यूनिट के साथ जैसे जैसे हमारे आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे हमारे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। इन लॉन्ग रन वी कंसीडर दैट ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल, कि सभी कॉस्ट वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो जाती है। अगर हम आफ्टर 5 इयर्स की बात करें, मान लो जो प्रोड्यूसर है उसकी बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपीज, तो अगर आप 5 साल बाद चेक करोगे तो इट माइट बी 15,000, 18,000 और माइट बी 20,000। सो इसमें क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी, तो सारी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कंसीडर की जाती है क्योंकि सब में चेंजेस होते रहते हैं। तो अब हम जो कॉस्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में जो हम कॉस्ट पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें हमारी जो टर्म्स आएंगी जिन्हें हमें स्टडी करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, या इसे हम लिख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये हम सभी टर्म्स स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो टोटल फिक्स कॉस्ट से भी करेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट मींस टीएफसी। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, कि जितना कोई भी लेवल हो आउटपुट का, फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट ऑफ अ गुड। ये गुड्स का जो आउटपुट है, मतलब जैसे जैसे जो क्वांटिटी है आपकी उसके चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। अब यहाँ हमने एग्जांपल के लिए लिया है कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 30 है। हमारा प्रोडक्शन 1 यूनिट का हुआ तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30। 2 यूनिट्स प्रोड्यूस की तब भी 30, 3 यूनिट्स पर 30, 4 यूनिट्स 30, 5 यूनिट्स 30, मतलब कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करें जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो फिक्स कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या इसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, अब इसका हम कर्व देख लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पर लिया यूनिट्स ऑफ आउटपुट और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट कंसीडर की है। तो 0 यूनिट पर 30 है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, 1 यूनिट पर भी कितनी है? 30, 2 यूनिट्स पर भी 30, 3, 4, 5, मतलब यूनिट्स हमारी चेंज हो रही है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है कि हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की या 2 की, कितने भी यूनिट प्रोड्यूस की, हमारी फिक्स कॉस्ट में जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो कर्व है ये किसका है? टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन
straight line curve parallel to x axis, ये x axis के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है और इसका रीजन क्या है? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, सभी लेवल्स पर वो सेम है, इसलिए ये एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के। ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट ऑफ अ गुड। मतलब जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन की क्वांटिटी में जैसे जैसे चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमारा आउटपुट 0 है, अगर कोई भी यूनिट, फॉर एग्जांपल जब बिजनेस स्टार्ट किया या किसी मंथ में हमारे कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी। जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो 1 यूनिट पर हमारा टीवीसी कितना है? 10, 2 यूनिट्स पर 15, 3 यूनिट्स पर 24, 4 यूनिट्स पर 34, 5 यूनिट्स पर 55। ये हमने एग्जांपल लिया। अब इसका जो हम कर्व है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कर्व है ये इनवर्स एस शेप कर्व है। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। ओके, इसमें 3 फेसेस होते हैं। एक, जब वेरिएबल कॉस्ट जो है डिमिनिशिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है। ये जो फेस है, यहां पर जो कॉस्ट बढ़ रही है दैट इज ऑन डिमिनिशिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद यहां कांस्टेंट हो जाती है, मतलब जो डिफरेंस होता है, या आप कह सकते हैं कि जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दिस इज कांस्टेंट, एक इसमें कांस्टेंट फेस होता है। और यहां से ये जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये ऊपर बढ़ रही है, ये इंक्रीजिंग रेट से है। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है फिर हमारी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जाती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रही है और उसके जो डिफरेंट फेजेस है उसका रीजन क्या है? तो रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होगा दैट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है ये कभी 0 नहीं हो सकती है। अब यहां हमने टेबल ली हुई है कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 है और टोटल कॉस्ट 30 है। 1 है, अगर आउटपुट 1 यूनिट है देन 40, 2 यूनिट्स पर 45, 3 यूनिट्स पर 54, 4 पर 64 एंड 5 यूनिट्स पर जो टोटल कॉस्ट है इट इज 85। तो हमने ये कर्व लिया है। ये कर्व भी क्या है? इनवर्स एस शेप कर्व है, जैसे कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का था। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमारी कभी 0 नहीं होती। रीजन कि जब आउटपुट 0 होगा, व्हेन आउटपुट इज 0 तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है
वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है जीरो आउटपुट पर। तो एट जीरो लेवल आउटपुट total cost is equal to total fixed cost. So total cost cannot be zero at any time or at any level of output, कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो किसी भी लेवल पर जीरो नहीं हो सकती। तो हम एक बार कर्व करते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक साथ। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट दी हुई है, 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 30, वेरिएबल कॉस्ट है 0, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30 प्लस 0 30। 1 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट इज 30, वेरिएबल कॉस्ट इज 10, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40। सिमिलरली ऑन 2 यूनिट्स 30 प्लस 15 45 is total cost. 3 units per 30 is total fixed cost and 24 is total variable cost. तो total cost कितनी हो गई 54। इसी तरह से 4 यूनिट पर और 5 यूनिट पर 64 एंड 85। अब इसका हम कर्व देखेंगे। तो ये जो हमारी पैरेलल, जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो ये लाइन है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो लेवल पर जीरो है, 1 यूनिट पर 10 रुपीज, तो ये क्या है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये सबसे ऊपर है हमारी टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा हम जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगी, और इट इज पैरेलल टू टीवीसी। तो हमारी टोटल कॉस्ट की जो कर्व है इज पैरेलल टू टीवीसी। रीजन कि इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा एंड डिफरेंस इज फिक्स कॉस्ट। तो जो टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस है दैट इज फिक्स कॉस्ट, जो हर लेवल पे सेम होगा, इसलिए TC is parallel to TVC. Okay. Next है हमारा average cost. What is average cost? Average cost is the cost per unit of output product. जो output है आपका उसकी per unit cost क्या होती है? Average cost. तो इसको हम represent कैसे करते हैं? Average cost is equal to total cost divided by quantity. तो हम इसको average cost को एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, और फर्स्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC। सो AFC ये किसके इक्वल होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट विल बी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर हम लेते हैं कि जब 1 यूनिट है प्रोडक्शन तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 30, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी 30 डिवाइडेड बाय 1 30। जब 2 यूनिट्स है देन 30 डिवाइडेड बाय 2 15। इसी तरह से 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 यूनिट्स पे एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 हुई। 4 यूनिट पर 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5 एंड 5 यूनिट पर 30 डिवाइडेड बाय 5 6। तो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आई। और ये जो एवरेज फिक्स का हमारा कर्व बना कि 1 यूनिट पर हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है 30, 2 यूनिट्स पर है हमारी 15, 3 यूनिट्स पर है 10, 4 यूनिट्स पर इट इज 7.5 और 5 यूनिट्स पे है हमारी 6। तो ये जो कर्व है ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व, और इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
So this is the curve for average fixed cost. Next we will do average variable cost. Average variable cost is cost, variable cost per unit. Average variable cost is variable cost per unit. तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AVC is equal to TVC upon Q, total variable cost divided by quantity. तो अब यहाँ पर हमारा आउटपुट है 1 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो AVC हमारा होगा 10 डिवाइडेड बाय 1. 2 यूनिट्स का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5. थर्ड का 24 डिवाइडेड बाय 3 8 हो जाएगा. इसी तरह से 4 यूनिट्स का होगा 34 डिवाइडेड बाय 4 8.5, और 5 यूनिट्स का 55 डिवाइडेड बाय 5 11. तो ये जो हमारा कर्व बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा. तो ये हमारा यू शेप कर्व होता है. जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा इट इज अ यू शेप कर्व, और इसमें हमारे 2 फेज होंगे. एक जिसमें हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये फॉल करेगी, क्योंकि इसमें जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रही है. तो ये जो फर्स्ट फेज है यहां हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कम करे होगी. तो यानी कि फर्स्ट जो फेज है इन द बिगनिंग average variable cost falls due to TVC rises at decreasing rate. जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, इसलिए जो स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कम होगी, वो फॉल करेगी. देन जो वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी. तो इन सेकेंड फेज AVC rises due to rise of TVC at increasing rate, क्योंकि वो इंक्रीजिंग रेट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती है, इसलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ती जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हमने टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट लिए हैं. फिर हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट लिए. तो जैसे हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू था TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसी तरीके से हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, या इसे हम एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ये होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो ये हमारा फर्स्ट ये जो कर्व है ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. हमारा जो टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट है ये भी एक यू शेप कर्व होगा, और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है? यू शेप कर्व होता है. हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. दूसरा एवरेज
total cost and average variable cost. Both are U-shaped curve. तो इन द बिगनिंग हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कम होती हैं, दोनों फॉल करती हैं, इसीलिए देयर इज अ शार्प फॉल इन एवरेज टोटल कॉस्ट. इन द बिगनिंग as output increases, average fixed cost and average variable cost fall. Therefore, AC average cost या average total cost falls sharply. And next, जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हर पॉइंट पर कम होता जाएगा एज आउटपुट इंक्रीजेस. The difference between average total cost and average variable cost decreases. रीजन क्या है उसका कि हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हर यूनिट पर जैसे जैसे यूनिट्स ऐड ऑन होती हैं, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहती है. बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है हमारी फिक्स कॉस्ट कम होती, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है. इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है उनमें उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है. ओके, आज हमने कॉस्ट के कुछ कंसेप्ट पढ़े जिसमें हमने टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप मार्जिनल कॉस्ट. तो इन टॉपिक से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन पुट इट इन कमेंट सेक्शन और आप मुझे गिवन इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.